10वीं में मेरे नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं आ पाए थे। मेरे को सेकंड डिवीज़न मिला था, तो मैं साइंस स्ट्रीम नहीं ले पाया था। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में चले गया था। तो उसके बाद में वो ज़िंदगी का एक पड़ाव था जहाँ पे मैंने कभी नहीं सोचा था 10वीं तक कि मैं किसी गवर्नमेंट सर्विस में या सिविल सर्विस में आऊँगा। हाँ, दूर से डीएम और एसपी की गाड़ी देखते थे, आते हुए जाते हुए किसी फंक्शन में, स्कूल में देख लिया, बट कभी ओरिएंटेशन मेरा इस तरफ नहीं था। मेरे हिसाब से अगर आप पूरे मन से अगर तैयारी करेंगे और स्मार्टली प्रिपरेशन करेंगे, देयर इज़ नो रीज़न कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा नाम आकाश कुल्हारी है और मैं 2006 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। मैं अभी वर्तमान में जॉइंट सीपी, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, हेडक्वार्टर और क्राइम के पोस्ट पे लखनऊ में पोस्टेड हूँ और उत्तर प्रदेश मेरा काडर है। मेरी जो जर्नी अभी तक की रही है काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। आईपीएस बनने से पहले की मेरी जो जर्नी है तो काफ़ी वो भी सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि लाइफ पूरी एक जर्नी होती है हमारी और उसमें कई पड़ाव आते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो था वो आईपीएस में सिलेक्शन होना था, पर उससे पहले भी कई छोटे पड़ाव आए थे मेरे लाइफ के अंदर। तो उन पे अगर आप जानना चाहते हैं तो बचपन से मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ाई में नहीं था, क्योंकि मेरा हमेशा मन खेल कूद में ज़्यादा लगता था और मैं बचपन से ही टेनिस खेलता था, नेशनल लेवल पे टेनिस भी खेला हूँ। तो खेलने में ज़्यादा मन लगता था, सारी गेम खेलता था, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हर टीम में घुसने का मेरा वो रहता था। तो उस समय पैशन जो है स्पोर्ट्स ज़्यादा था, पढ़ाई नहीं थी। अपने शुरुआती दिनों में मैं इतना अच्छा विद्यार्थी नहीं था, डिस्पाइट ऑफ द एफर्ट कि मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मनीष, वो भी आईआरएस है। तो हम दोनों की जर्नी साथ ही रही है, 2 साल छोटा है मुझसे। वो पढ़ाई में अच्छा था, मैं इतना अच्छा नहीं था। वो स्पोर्ट्स भी अच्छा खेलता था, परंतु 10वीं में मेरे नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं आ पाए थे। मेरे को सेकंड डिवीज़न मिला था, तो मैं साइंस स्ट्रीम नहीं ले पाया था। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में चले गया था। तो उसके बाद में वो ज़िंदगी का एक पड़ाव था जहाँ पे मैंने कभी नहीं सोचा था 10वीं तक कि मैं किसी गवर्नमेंट सर्विस में या सिविल सर्विस में आऊँगा, क्योंकि हमारे पूरे परिवार में कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं था। और इनफैक्ट मैं जिस जगह से आता हूँ, बीकानेर से, वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट भी नहीं था उस समय। ना कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट था, ना कोई ऐसा टीचर था कि जो इसमें मार्गदर्शन हमारा दे पाए कि इस तरह के एग्ज़ाम्स भी होते हैं। हाँ, दूर से डीएम और एसपी की गाड़ी देखते थे, आते हुए जाते हुए किसी फंक्शन में, स्कूल में देख लिया, बट कभी ओरिएंटेशन मेरा इस तरफ नहीं था। परंतु मेरी जीवन में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरा किसी ने किया तो मेरी माताजी ने किया है। उनके ड्रीम्स बहुत बिग थे। वो हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, किसान पृष्ठभूमि से, तो उनको पढ़ाई तो उन्होंने करी है ग्रेजुएशन तक। उनके जीवन का सपना था कि किस दिन डीएम और एसएसपी बनना है, बट उनको वो जिसे कहते हैं कि परिवार में इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया उनको, अपने परिवार में। तो उनका ये हमेशा से जीवन में सपना था कि उनका कोई बच्चा जो है इस सर्विस में जाए और वो भी जो है किसी तरह से एक लाइफस्टाइल वाली देख पाए कि एक अधिकारी की लाइफस्टाइल कैसी होती है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। और उनका ये हमेशा से मानना था कि जीवन में अगर आपके चैलेंजेस नहीं है तो आपका जीवन बहुत ही नीरस रहेगा। तो एक तरह से प्रेरणा मेरी माँ ने मेरे को दी। और मैं कॉमर्स का विद्यार्थी था। 10वीं के बाद में कॉमर्स ली मैंने, ग्रेजुएशन भी कॉमर्स से ही करी, बीकानेर से, जो मेरा गृह जनपद था। और कॉमर्स में करने के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में, हमारे पूरे परिवार की एक बैठक हुई जिसमें मेरी माँ ने, मेरी मौसी, मेरे मामा सब बैठे और मेरा और मेरे भाई जो छोटा था उसके बारे में तय किया गया कि अब आगे इनकी दशा और दिशा क्या होनी चाहिए जीवन की। तो उस समय मैं क्लूलेस ही था, मेरे को कोई क्लू नहीं था कि जो है सिविल सर्विस क्या होता है या उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। ग्रेजुएशन मेरी हो चुकी थी, अब जीवन के एक नई दिशा देनी थी। तो उस समय मैं तो दिशा ही नहीं बोलूँगा अपने आप को कि मेरे पास कोई दिशा या कोई पर्पज़ नहीं था। स्पोर्ट्स में खेलता था, स्पोर्ट्स में मेरी रुचि थी, नॉर्मल में एवरेज नंबर आते थे। उसके बाद बेसिकली माँ ने मेरे को प्रेरित किया कि आप इसकी तैयारी करो, बने तो बढ़िया बात है, नहीं बने तो कोई बात नहीं बेटा, घर में खेत है, किसानी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है। तो उसके बाद में ये हुआ कि अब जब एकदम कोई दिशा आपको मिली, कोई पर्पज़ मिला, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। मैं हमेशा से स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में बहुत स्मार्ट था, मतलब पढ़ाई भी किसी भी चीज़ में था तो स्मार्टली उस तरीके उसको करने की सोचता था। ये नहीं कि केवल अंधों की तरह मेहनत करता रहूँ, कुछ स्मार्टली
मेहनत करनी है तो सबसे पहले ये कि अब कहाँ पे इसको पढ़ाई करनी चाहिए, कौन दिशा देगा, कौन कहाँ से दिशा लेनी चाहिए। तो कई लोगों से मिला मैं जो ऑलरेडी उसकी पढ़ाई कर चुके थे, कुछ फेल हो चुके थे, और कोई सफल मेरे को उस समय तक कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उसको क्रैक किया था यूपीएससी को। तो असफल मेरे को बहुत लोग मिले। तो उनसे कभी बात करी तो इस तरह के सजेशंस मिले कि ये तो अंधेरे में लाठी मारने जैसा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने कोई प्लानिंग भी नहीं है, तुम बचपन से भी कुछ ज़्यादा अच्छे होनहार विद्यार्थी नहीं रहे हो, तो कैसे क्रैक कर पाओगे। तो कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग एनवायरनमेंट उस समय नहीं था बीकानेर में। तो एक दो कॉमर्स के टीचर्स थे, उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि एक लड़का है यहाँ पे, श्रवण बिश्नोई, वो बहुत तैयारी कर रहा है इसकी, और वो एकदम ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से, मतलब एकदम गरीब पृष्ठभूमि से आता है। उसके बावजूद उसको पैशन था कि उसको यूपीएससी देना है, एग्ज़ाम देना है, सिविल सर्विस। तो उसके साथ एक साथ मिला मेरे को एक दोस्त का। उसके बाद में हम लोग गए दिल्ली में हम लोगों ने पढ़ाई करी। पहला अटैम्प्ट मैंने दिया था अपने प्रीलिम्स का। तब मैंने केवल जा कर के प्रीलिम्स दे दिया था, कोई प्लान तरीके से, या जिसे कहते हैं कि इतनी अच्छा स्ट्रेटेजिकली मैं साउंड नहीं था। तो हम दोनों का प्रीलिम्स में नहीं हुआ। तब वो जब नहीं हुआ तो एक झटका लगा कि ये इतना इजी एग्ज़ाम नहीं है, इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद आपको कुछ हासिल होगा। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोगों ने केवल ख्वाब देख लिए कि हमको बनना है, पर उसके लिए हम लोगों ने मेहनत नहीं करी। उसके बाद में स्मार्टली मैंने पूरे सिलेबस को देखा। उसके बाद से एक दिशा मिलती गई, और दिमाग में भी ये रहा कि नहीं, अब जब ठान लिए तो बनना है। तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ में, मेरा अब मानना है। अब तो मैं काफ़ी पड़ाव पार करके अपने जीवन के 43rd ईयर में हूँ। तो मतलब और ओवरऑल मेरा ये मानना है कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपका आजकल के ज़माने में बहुत गैजेट्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपका फोकस डाइवर्ट होता है, तो आपके पास टाइम लिमिटेड है। योर फोकस शुड बी वेरी, मतलब आपको अपने क्लियर होना चाहिए कि आपको किस समय पे क्या करना है। दूसरी चीज़, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अनडिसिप्लिन रहोगे, एक दिन आप 18 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, फिर उसके अगले दिन फिर आप 12 घंटे पढ़ लो, फिर अगले दिन आपने कहा चलो आज संडे है या आज सैटरडे है, चलो पार्टी कर लेते हैं, संडे को आप सो जा रहे हो, तो वो एक बड़ा इरेटिक और विदाउट डिसिप्लिन आपका प्रिपरेशन रहेगा, तो उसमें कोई एफर्ट्स नहीं लगते हैं। और तीसरी चीज़ है परसिस्टेंस। आपको पूरे साल का आप अगर टारगेट लेंगे तो पूरे साल में आपको परसिस्टेंटली उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें ड्राइविंग फोर्स होती है किसी भी बच्चे के लिए। मेरा अब ये मानना है, कोई भी चीज़ करो, जैसे अभी भी मैं टेनिस खेलता हूँ, तो मेरे को लगता है कि अगर मेरे को अपना गेम इम्प्रूव करना है, कोई बोल नहीं रहा मेरे को, बट मैं हर आदमी अपने प्रति अकाउंटेबल होता है। आप किसी और के प्रति अकाउंटेबल नहीं हो। यू आर अकाउंटेबल टू योर सेल्फ, दैट यू हैव टू इम्प्रूव ईच एंड एवरी डे। और आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि योर लाइफ जर्नी हैज़ बीन फ्रूटफुल। अगर आप लोग जहाँ 10 साल पहले थे वहीं आज भी हो, तो आपने 10 साल व्यर्थ किए हैं अपने। आपको इवॉल्व होना है। एक ह्यूमन बीइंग और एक जानवरों में अंतर यही है कि ह्यूमन बीइंग एज अ रेस इवॉल्व होते हैं, एज अ इंडिविजुअल भी आपको इवॉल्व होना है समय के साथ में। अगर आप 30 इयर्स के थे और अब 40 इयर्स में अगर आप पहले से बेहतर हैं तो आपने कुछ अच्छा किया है। अगर आप वैसे ही हैं जब आप 30 साल में थे, तो आई थिंक यू हैव जस्ट वेस्टेड 10 years ऑफ लाइफ। सो दिस हैज़ बीन माई जर्नी। उसके बाद तैयारी की, JNU में मैंने एडमिशन किया, क्योंकि हमारे पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। उसके बाद JNU में क्योंकि सस्ती पढ़ाई होती है, तो आई जस्ट टुक द एग्ज़ाम ऑफ JNU में गया सोशियोलॉजी में। हॉस्टल में रहता था, पढ़ता था अपना। उसके बाद में GRF भी मैंने निकाला, स्कॉलरशिप करी। उसके बाद एक दिशा मिल गई, गुरु बहुत अच्छे मिले JNU के अंदर, जो समाजशास्त्र में थे। अभिजीत पाठक सर थे, दीपांकर गुप्ता थे। मतलब बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ उन्होंने दिए जीवन को देखने के। डायलेमास भी होते थे, कुछ कई बार एप्रीहेंशन भी होता था कि नहीं होगा तो क्या होगा। तो वो मेरे ख्याल से हर छात्र के जीवन में वो समस्याएं आती है कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो क्या होगा। एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा रहता है। तो मेरे ख्याल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी यात्रा है आपके जीवन की, आपको करनी ही है। IAS बने तो भी आपकी जीवन की यात्रा निरंतर चलेगी, नहीं बने तो भी आपकी जीवन की यात्रा चलती रहेगी। वो किसी ना किसी और पड़ाव पे जाएगी। निर्णय आपको हर एक सिचुएशन मिलेगी लाइफ में, उसमें आपको कुछ निर्णय करने पड़ते हैं। वो निर्णय कई बार अच्छे होते हैं, कई बार गलत होते हैं। तो आपको ओनरशिप लेनी है अपने अच्छे निर्णय की भी और अपने ख़राब निर्णय की भी।
तो मैंने भी अपने इस जीवन के पड़ाव में कई निर्णय लिए हैं जो शायद अच्छे नहीं थे और शायद जो बहुत बेहतर थे। तो दोनों को मैं उतनी गंभीरता के साथ एक्सेप्ट करूं और उस पर विचार करूं और आगे बढ़ूं, तो मेरे ख्याल से जीवन ज़्यादा सरल हो जाता है। उसके बाद में यही सब तैयारी करता रहा और उसके बाद में जब मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया तो मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। मैं बड़ा ऑर्गेनाइज था और मेरे को पूरा विश्वास था कि एक बार प्रीलिम्स हो गया तो मेंस में मेरी लिखने की कला बहुत अच्छी थी, मैं अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाता था। तो मेरा जैसे ही प्रीलिम्स हुआ तो मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि अब मेरे को विश्वास है कि शायद मेरा हो ही जाएगा इसी अटैम्प्ट में, और मेरा उसी अटैम्प्ट में हो भी गया। और फिर मेरे भाई ने भी मेरे को देखा तो मेरे भाई भी मेरे साथ चलता रहा मेरी यात्रा पे। वो CS था, वो कॉमर्स में अपना लॉ भी कर रहा था, बट उसने जब देखा कि नहीं भैया जब इतना सीरियसली कर रहे हैं तो उसको भी कहीं इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसका भी 2008 में उसका भी सिलेक्शन हो गया। तो हमारी यात्रा साथ साथ ही चली है। तो इस तरह से जो है मेरा सिलेक्शन हुआ UPSC में। और ओवरऑल मेरे को लगता है कि आपसे अगर गलतियां भी होती है 1 या 2 अटैम्प्ट के अंदर, तो आपको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। और आपको अटैम्प्ट्स दिए UPSC ने इसीलिए हैं कि आप भी इवॉल्व करिए UPSC की प्रिपरेशन में। अगर आप पहले अटैम्प्ट में भी वही सारी गलतियां सेकंड अटैम्प्ट में भी दोहराएंगे तो मेरे ख्याल से वो तो मूर्खता होगी। अगर आपने कोई गलती करी है तो अपने आप को ज़्यादा पनिश मत करिए उसको लेकर के। हम सब गलतियां करते हैं। अगर आपने पहले अटैम्प्ट में गलती करी है तो आप सेकंड अटैम्प्ट में उसको सही करिए। सेकंड अटैम्प्ट में भी आपसे अगर कुछ गलती कुछ कमी रहती है तो उस पर इम्प्रूव करिए। इसीलिए आपको मिनिमम 3 चांस तो UPSC भी देती है। उनको भी पता है कि लड़कों से कई बार कोई चीज़ें छूट जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। तो एक एग्ज़ाम नहीं है, आपको 3 बार अटैम्प्ट देने को मिलता है, 3 चांसेस आपके पास में है। और अगर तीसरे चांस में भी नहीं होता किसी का UPSC में तो उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे सेटिस्फाइड तरीके से तैयारी करी है तो आपको UPSC इतना सिखा देता है और आपके व्यक्तित्व को केवल प्रिपरेशन में इतना निखार देता है कि आप एक जीवन में कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही अच्छे नागरिक, और एक ज्ञान आपको इतना आ जाएगा अपने सराउंडिंग्स का, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो। यू विल बी थिंकिंग एंड यू विल बी अ थिंकिंग इंडिविजुअल। UPSC की तैयारी कर रहे थे, JNU में थे, तो JNU में जब भी UPSC का रिज़ल्ट आता है तो एक शाम से ही जो है सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर चाय के ढाबों पे चाय पीने चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी परेशान होते हैं कि कल के रिज़ल्ट को क्या आएगा। तो उसमें बेसिकली ईज़ आउट करने के लिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ढाबों पे जो है विचार विमर्श होते हैं कि कल जिसका होगा उससे पार्टी ली जाएगी और जिसका नहीं होगा तो वो अगले साल की तैयारी फिर करेगा। पर निराशा तो आई एम श्योर की होती ही होगी वहाँ पे। परंतु JNU में मेरा पहला मैं ग्रेजुएशन करी थी तो फर्स्ट JNU में रह के करके मेरा पहला अटैम्प्ट था। तो मेरे को विश्वास था कि शायद हो जाना चाहिए, क्योंकि तैयारी अच्छी की थी, एग्ज़ाम्स भी अच्छे गए थे, इंटरव्यू भी मेरा ठीक हुआ था। तो रिज़ल्ट वाला दिन आया और नॉर्मली जैसे हम होते हैं ढाबे पे बैठे हुए थे सारे हॉस्टल के लड़के अपना आपस में, तो यही देख रहे थे। फिर वहाँ पे मैं UPSC तो नहीं गया था देखने रिज़ल्ट, तो मेरे दोस्त वगैरह गए थे वहाँ पे। रिज़ल्ट छपता है लगता है, तो जो लड़के गए थे उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि यार तेरा हो गया है, रैंक आई है, मोस्ट पॉसिबली IPS या IRS या कोई मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, नो इश्यूज़, अभी हो गया सिलेक्शन, ये अच्छी बात है। और फिर नॉर्मली यही होता है कि जब 15 लड़के बैठते हैं वहाँ पे तो उनमें से 3-4 का 5 का होता है, बाकी 10 का नहीं होता है, तो वो उनको चाय पिलाते हैं, उनको ढाढ़स बधाते हैं, और जिनका नहीं होता है वो फिर उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो हम 15-20 लड़के बैठे हुए थे वहाँ पे, अभी भी याद है, गंगा ढाबा पे। और वहाँ बैठ करके जिन का हुआ उन्होंने चाय पिलाई, और जिसका नहीं हुआ तो वो निराश तो ऑब्वियसली हुए होंगे, बट उनको ये भी खुशी होती कि हमारे दोस्त का हो गया है। तो एक मिक्स्ड फीलिंग वाला माहौल रहता है। और उसके बाद मैंने अपने घर में फ़ोन किया तो मदर को बहुत खुशी हुई, वो रोई भी थोड़ी बहुत। फिर भाई को भी बताया तो उसको भी हौसला मिला कि जो है बड़े भैया का हो गया, मेरे को और तैयारी करनी है। तो ओवरऑल फैमिली का तो पूरे एस्पिरेशंस फैमिली का रहता ही है, सबका सपना, तो वो एक सपना तो पूरा हुआ ही था। जो भी बच्चे जो हैं अभी वर्तमान में जो एस्पिरेशन रखते हैं इस सिविल सर्विस में आने की, आप सबसे मेरा एक बड़े भाई के तौर पे यही कहना है, जितने भी बच्चे जो एस्पायर कर रहे हैं अभी UPSC की प्रिपरेशन या कोई भी प्रिपरेशन एग्ज़ाम की, तो आप लोग फोकस के साथ में तैयारी करिए, एंड आई एम श्योर कि आप सबका बिल्कुल होगा। और मेरे हिसाब से अगर आप पूरे मन से अगर तैयारी करेंगे और स्मार्टली प्रिपरेशन करेंगे,
आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, ऑनलाइन भी है और बाकी ऑफलाइन पे आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन पे भी आपको सारा मटेरियल मिल जाता है। तो अगर आप स्मार्टली तैयारी करेंगे तो देयर इज़ नो रीज़न कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। थैंक यू।